आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। जब हमारी सरकार आई 26 मई 2014 को, उस समय अभी आईबी का उल्लेख हुआ जो गृह मंत्रालय में आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके चीफ श्री आसिफ इब्राहिम थे, जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आईबी चीफ बने थे। वैसे तो हम किसी भी अफसर को धर्म, जाति के आधार पर नहीं देखते, पर उस समय इस बात का प्रचार किया गया था कि देखिए एक मुस्लिम अधिकारी को आईबी का चीफ बनाया गया। परंतु आज तक का भारत का इतिहास है, जब कोई सरकार बदलती है तो आईबी चीफ 1 महीने से ज्यादा नहीं रहता है। परंतु श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में श्री आसिफ इब्राहिम का 8 महीने का कार्यकाल था और उन्होंने उसे 8 महीने का कार्यकाल पूरा किया। याद रखना चाहिए कि मोदी जी के कार्यकाल का पहला आईबी चीफ मुस्लिम समाज से था। यह दर्शाता है कि हम समाज के वर्गों को डर पैदा करके साथ में नहीं लेना चाहते, विश्वास पैदा करके साथ में लेना चाहते हैं। इस सरकार, पिछली सरकार के शासनकाल में जांच के अंदर किस प्रकार का कार्य हुआ, मैं 2 चीजों का उदाहरण देना चाहता हूं। समझौता एक्सप्रेस केस दुनिया के इतिहास का इकलौता केस होगा कि पहले वहां सरकार जांच कर रही थी कि पाकिस्तान ने कराया, अचानक यू टर्न ले लिया और तथाकथित हिंदू आतंकवाद पे आ गए। किस आधार के ऊपर? आरोपी के रूप में असीमा आनंद जी का जेल में इंटरव्यू। मैं पूछना चाहता हूं, जेल में इंटरव्यू कैसे हुआ? बजाय इंटरव्यू लेने वाले पे कार्रवाई होने के, पुलिस के सामने दिया गया बयान एडमिसिबल नहीं होता है और इंटरव्यू के आधार के ऊपर चेंज कर दिया। जबकि डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी पत्नी फौजिया का अमेरिका में दिया इंटरव्यू है जिसमें सीधे सीधे उसने कहा कि यह पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, इशरत जहां केस। यह दुनिया के इतिहास में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में एक अद्भुत उदाहरण होगा कि पहले भारत की आईबी और सीबीआई दोनों कह रही थी कि इशरत जहां आतंकवादी है, फिर अचानक सीबीआई ने स्टैंड चेंज कर दिया और कहा वो आतंकवादी नहीं है। मगर सभापति महोदय, आईबी चीफ कहते रहे कि वो आतंकवादी है। यानी ऐसा विचित्र उदाहरण था कि एक ही सरकार की 2 एजेंसी एक दूसरे के खिलाफ बोल रही थी। और जब हमारी सरकार आई और वो हलफनामा बदलने का आधार पूछा गया तो सभापति महोदय फाइल गायब थी। यह दर्शाता है कि सिक्योरिटी का किस प्रकार से मजाक उड़ाया गया। 26/11 का हमला हाफिज सईद ने कराया, यह इनकी सरकार मानती थी, मगर हमारे कई सम्मानित नेता उस तरफ बैठे हैं जो कहते थे आरएसएस ने कराया। सिक्योरिटी का जिस प्रकार का मजाक इनकी सरकार में उड़ाया गया है, यह दर्शाता है कि वो सिक्योरिटी किस प्रकार की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग जो अपने जमाने में
क्या कहते थे कि इशरत जहां बेटी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, अफजल हालात का मारा है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, ओसामा जी हैं, हाफिज साहब हैं। इस हालात के बाद क्या होना था? मैं पूछना चाहता हूं, ये डर के बोल रहे थे या प्रेम से बोल रहे थे? या आपकी मोहब्बत की दुकान के सरमाएदार थे या मोहब्बत की दुकान के खरीदार थे? और मैं सिर्फ अब दो स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा उस सरकार की हालत के लिए। 20 जनवरी 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने जयपुर में वक्तव्य दिया कि आरएसएस के कैंप्स में टेरर ट्रेनिंग की जाती है। और जब सुषमा स्वराज जी ने आके सदन में पूछा, गृह मंत्री ने अपना बयान वापस ले लिया। सोचिए, इस प्रकार का मजाक भारत की सुरक्षा के साथ कभी सुनाई नहीं पड़ता। और 14 जुलाई 2011 को कांग्रेस के एक चिर युवा नेता जो चिर क्रोधित और चिर आक्रोशित रहते हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, बट टेररिज्म इज समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप ऑल द टाइम। यानी हमेशा के लिए आतंकवाद को रोकना मुमकिन नहीं है। सभापति महोदय, जिस सरकार का चाल चलन ऐसा था, उसके हालात में रोकना मुमकिन नहीं था। पर आज मोदी जी की सरकार है तो मोदी है तो मुमकिन है, वो हमने करके दिखाया। मैं दूसरा बताना चाहता हूं उदाहरण। एक दौर था जिस जमाने में 26/11 हमले के बाद से पहले 2007 में आंतरिक सुरक्षा के लिए नीति क्या थी? हवाना में जाके यह कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। यह भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। 26/11 के हमले के केवल 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का उल्लेख आया और यह कहा गया टेरर के अटैक से टॉक्स प्रभावित नहीं होंगी। मगर सभापति महोदय, जो हमारी सरकार आई तो हमने कहा टेरर के साथ टॉक्स नहीं होंगी। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, हमने इस बात को बिल्कुल साफ साफ कर दिया है। और इसीलिए पिछले 11 साल ऐसे जब कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई, सभापति महोदय, क्योंकि जब से हमारे गृह मंत्री जी आए हैं, हालात में जानते क्या बदलाव आया है? उस जमाने में शांति के कबूतर उड़ा करते थे, अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ते हैं। और जिसे हम अपने लखनऊ की भाषा में कहते हैं कि अम्मा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खफाकते उड़ाया करते थे। और अब वो बदलाव ये देखने को मिला है। ये लोग तो वो हैं सभापति महोदय, जिन्हें भारत इतना कमजोर चाहिए था, किसी संसद भवन की छत के ऊपर जो शेर बने हैं उसके लिए लोग गए थे कोर्ट में कि शेर ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। यानी इन्हें शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे, बिल्ली जैसे नहीं, भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे। परंतु शायद ये भूल गए कि हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी गुरु गोविंद सिंह जी से भी प्रेरणा लेते हैं, शिवाजी महाराज से भी प्रेरणा लेते हैं, महाराणा प्रताप से भी प्रेरणा लेते हैं। और उनकी तरफ से हमारी नीति के लिए कहना चाहूंगा कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे। और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार, जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। और ये आपने देखा, ये बालाकोट में भी दिखा, ये सर्जिकल स्ट्राइक में भी दिखा। और तब हमारे विरोधी क्या कहते थे? आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, पेड़ गिरी थी कि बिल्डिंग गिरी थी। इस प्रकार के मजाकिया बात करने वाले लोगों को